तो कोरोना, क्राइम और पुलिस। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन रात हर समय पुलिस लोगों की सुरक्षा में तैनात रहती है। कोरोना काल में पुलिस विभाग के लोग उस पहली पंक्ति में थे जिन्होंने कोरोना जैसी स्थिति में दिन रात मेहनत करके कोरोना को नियंत्रण करने की कोशिश की और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। कोरोना क्राइम के खिलाफ पुलिस विभाग के लोग पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। तो पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर और इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई लोगों के बीच अपनी सुरक्षा दे रहा है, लोगों का कोई ख्याल रख रहा है, अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के बीच है, तो वो है पुलिस प्रशासन। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार पांडे, एसपी हरदोई जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। थैंक यू जी। एसपी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है जी सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही थी। सर, कोरोना काल चल रहा है। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई लोगों के बीच है, सुरक्षा दे रहा है, 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, तो वो है पुलिस विभाग। क्राइम भी है, कोरोना को भी नियंत्रण करना है, लोगों को जागरूक भी करना है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है इस वक्त। तो क्या कहना चाहेंगे और कैसे पुलिस प्रशासन अपने इस काम को लोगों के बीच जाकर करता है और इतने घंटे की ड्यूटी देने के बाद कैसे महसूस करते हैं एसपी साहब? देखिए, पुलिस बहुत ज्यादा देर के लिए ड्यूटी करने के लिए ट्रेंड होती है। हमारे जिले में करीब 3000 सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर सभी तैनात हैं और बड़ा जिला है हमारा, करीब 50 लाख की आबादी है। तो सबको जागरूक करते हैं हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जा करके। पीए सिस्टम जगह जगह लगे हैं और पुलिस की गाड़ियों में भी लगे हैं। तो जागरूकता पहला हमारा लक्ष्य होता है जी। दूसरा होता है कि अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट किया जाता है और सभी से शमन शुल्क, जुर्माना इत्यादि वसूला जाता है बिना मास्क वालों का। और ज्यादा भीड़ भाड़ जहाँ होती है वहां पे 188 का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। तो बहुत सारी टेक्निक से काम करते हैं। हमारे पास चूंकि पुलिस ट्रेंड होती है लंबे टाइम तक काम करने के लिए और संघर्ष के लिए बहुत मुस्तैद रहती है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग खुद भी बहुत सावधानी बरतते हैं जब भीड़ में जाते हैं तब। अभी तो हमने मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन जब भीड़ में जाते हैं तो डबल मास्क यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, फेस शील्ड वगैरह यूज करते हैं ताकि हम लोग बचे रहें। और हम सभी लोग, ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, 2 डोजेस वैक्सीन लग चुकी हैं सभी को। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैद है और जितने भी अभी तक जो भी लहरें आई हैं उनमें सभी में हम लोग सफल होकर आगे बढ़े हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है जी। बिल्कुल सर, क्योंकि अब कोरोना है और ऐसे में आपराधिक मामले भी आते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कोरोना के टाइम पे आपराधिक मामले नहीं आते या पुलिस सिर्फ कोरोना काल को ही लेकर चीजें देखती है। बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आप थोड़ा उन चीजों को साझा करें क्योंकि आप खुद अभी कार्यरत हैं। तो कोई आपका एक्सपीरियंस हो जो आप लोगों से साझा करना चाहें या बताना चाहें? नहीं, कोई ऐसा विशेष एक्सपीरियंस नहीं है, मगर ये मैं कहूंगा कि ये कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, क्राइम कभी रुकता नहीं है। क्राइम एक अवसर जहां भी मिलता है वहीं पे क्राइम घटित हो जाता है। तो क्राइम पर भी हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हरदोई में कहीं कहीं ज्यादातर कच्ची शराब बनने की सूचनाएं मिलती हैं, जुआ सट्टा की सूचनाएं मिलती हैं, कहीं छिनैती इत्यादि की घटनाएं मिल जाती हैं और मर्डर इत्यादि का भी यहाँ पे रहता है। तो उस पर हम लोग तत्काल काम करते हैं और वर्कआउट करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। वो हमारा मेन काम है पुलिस का। तो उस पर हम लगातार मेहनत करते रहते हैं। या आपने बात सही कही कि कोरोना काल है तो कोई क्राइम रुकता नहीं है। क्राइम भी अपनी गति से चलता है और हम लोग उससे लोगों को निजात दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एकदम मुस्तैद रहते हैं और वो काम लगातार यहाँ भी जारी है। बिल्कुल सर। 2022 में सर विधानसभा चुनाव है यूपी के अंदर और देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी और पुलिस विभाग के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और होने वाला है क्योंकि जैसे हमने पिछले साल देखा कि फरवरी के बाद, मार्च के बाद जैसे कोरोना पीक पर गया था, अगले साल चुनाव होने, हालांकि अभी तारीख नहीं आई है निकलकर। तो ऐसे में कितनी तैयारी की गई है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, बहुत चैलेंजिंग होगा। कोरोना को भी ध्यान में रखना है, लोगों को जागरूक भी करना है और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी, उसमें भी अपनी ड्यूटी देना। कैसे देखते हैं सर इसे?
देखिए, निर्णय कि कोई चुनाव कब होगा, ये बहुत टॉप पे जो आसीन हैं, जो टॉप पदों पे, वो लोग निर्णय करते हैं। अब कब करना है, परिस्थितियां भयावह हैं तो नहीं निर्णय लिया जाता है, परिस्थितियां सामान्य हैं तो निर्णय लिया जाता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर पुलिस विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। और जैसे कि कोरोना से बचाव के जितने भी उपाय हैं, फ्रंट लाइनर हम लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो सभी वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, सारी चीजें दुरुस्त हो रही, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव होगा, भीड़ भाड़ होगी निश्चित रूप से, तो उसके लिए हम पहले खुद को बचते हैं, फिर उसी में सबकी सेवा भी करते हैं, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जब भी चुनाव होंगे, जैसे अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, उसको भी सकुशल निपटाया गया है। तो कभी भी कोई भी चुनाव होगा तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं इससे निपटने के लिए। बिल्कुल सर, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आपने बात कही। सर, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था तो उस वक्त पंचायत चुनाव के बाद जो नतीजे यूपी के अंदर देखने को मिले, जो यूपी के अंदर कोरोना का मंजर देखने को मिला, लगातार मामले बढ़े, क्योंकि हालांकि साफ तौर पर कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि कोरोना को देखते हुए आप लोगों से मतदान करवाएं या लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक लोग भी घर से निकले बेफिक्र होकर, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ी। नतीजा ये रहा कि एक समय ऐसा भी आया कि यूपी में पीक सबसे ज्यादा बढ़ गया, महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे स्थान पे आने लग गया। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव है, तो ये सोचे जरा, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मंजर दिखा है, अगर वही कुछ ऐसा, नहीं चाहते हैं कि वही कुछ ऐसा मंजर 2022 में भी देखने को मिले, तो कैसे उसको नियंत्रण किया जाएगा, या फिर कैसे कोरोना को देखते हुए चुनाव करवाया जा पाएगा? देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन जिन जिलों में रहा हूँ, जैसा पहले फिरोजाबाद में रहा, फिर यहाँ पे हरदोई में आ गया हूँ, तो सभी जगह जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी मजबूत हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं जगह जगह, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हुई हैं, और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता भी वैसे बढ़ी है। तो इस कारण से कभी भी चुनाव होगा, कोई दिक्कत होगी तो उसमें किसी आदमी को प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। अब और ज्यादा जागरूकता बढ़ी है, तो जीवन थम नहीं जाता है, कोई प्रक्रियाएं भी रुक नहीं जाती हैं, वो सब चलती रहती हैं। और आपने देखा कि बहुत अच्छे से सभी जिलों ने कंट्रोल किया है, बहुत तेजी के साथ डाउन हो गया और ना के बराबर केसेस निकल रहे हैं। तो हारने की या हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और हम लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवन कभी रुकता नहीं है, पुलिस प्रशासन या कोई चीज रुकती नहीं है, वो आगे चलती रहेगी। सावधानी और वैक्सीनेशन इत्यादि से हम लोग इसको जीत पाएंगे। बिल्कुल सर, चुनाव के दौरान राजनेताओं का भी काफी दबाव होता है पुलिस प्रशासन पर, तो कैसे निपटता है उस वक्त पुलिस प्रशासन ऐसे राजनेताओं को लेकर, और जो उनका दबाव होता है चुनाव को लेकर, जितनी तैयारियां होती है, और ऐसे में इस बार का चुनाव और भी ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा और बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी होगा? देखिए, चुनाव हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, हमेशा ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन जहां तक प्रश्न है दबाव का, तो दबाव डालना सामने वाले का काम हो सकता है, लेकिन दबाव से झुकना नहीं, और जो उचित है, जो फेयर है, वही करना। माननीय चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं कि निष्पक्ष रहना है, शांतिपूर्ण कराना है, उस पर अडिग रहना ये अधिकारी का कर्तव्य होता है। और ये अधिकारी पर निर्भर है कि कौन उसको कैसे लेता है, कैसे प्रबंधन करता है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो हम हमेशा फेयरनेस उसको मानते हैं। आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस की वर्दी पहने हैं, हमारा काम है निष्पक्ष रहना। वर्दी में जब आ जाता है आदमी तो उसे कोई जाति धर्म नहीं होता है, ना तो कोई उसकी पार्टी होती है, ना कोई उसका एक खेमा होता है, वो निष्पक्ष जनता के लिए होता है। और चुनाव प्रक्रिया डेमोक्रेसी का पिलर है एक तरह से, तो उसमें निष्पक्षता और भयमुक्त वातावरण में चुनाव यही कराना हम लोगों का पूरा लक्ष्य रहेगा। कोई भी आदमी बाहुबल से या भय से या लालच से मताधिकार के लिए उसको प्रभावित न कर सके जिसको मतदान करना है, यही लोगों का लक्ष्य रहता है। बिल्कुल फेयर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव संपन्न किए जाएंगे, उसमें किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जनता और पुलिस के बीच कैसे समन्वय स्थापित कर पाएंगे? देखिए, आम जनमानस जो होता है वो चाहता है कि पुलिस उसकी मददगार बने, उसकी कभी दिक्कत हो जाए तो एफआईआर लिखी जाए, पुलिस राउंड लेती रहे,
ऐसे लोगों पे पुलिस शिकंजा करके जो कमजोर लोगों को सताते हैं और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कई बार पुलिसकर्मी जब इस तरह की डिलीवरी नहीं दे पाते हैं तो एक अविश्वास की भावना बढ़ती है। उसके लिए हम अपने जिले में एक हालचाल दस्ता, एक नया इनोवेशन है, नई पहल है, हालचाल दस्ता का गठन किए हुए हैं। एक तरह से ये जन संवाद सेल है, इसमें 12 महिला आरक्षियों को लगाया गया है। हर एक महिला आरक्षी 2 थानों को देखती है। तो 24 थाने हमारे जिले में हैं और रोज कम से कम 2000 लोगों से सीधा संवाद किया जाता है। उनसे न केवल उनका हालचाल पूछा जाता है बल्कि उनके इलाके में अगर कोई क्राइम घट रहा हो, जैसे शराब बन रही है, जुआ सट्टा हो रहा है या गांजा चरस बिक रहा है या कोई जातिगत तनाव हो या भूमि संबंधी विवाद है, तो उसकी सूचनाएं हमको पहले ही मिल जाया करती हैं और उसको पहले ही हम पुलिसकर्मियों को भेज के उसका समाधान करा देते हैं। कोई छोटी घटना बड़ी नहीं बनने पाती है। तो इस प्रकार से जनता में भरोसा पैदा होता है और जनता ये मानती है कि पुलिस प्रोएक्टिव है और हमारी समस्याओं को सुन रही है। हमारे इलाके में जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयास दिखना भी चाहिए, प्रयास होना भी चाहिए। उससे जनता के दिल में आत्मविश्वास बढ़ता है और जो जनता को सताता है या उनसे अभद्रता करता है, उनको निर्दोष फंसाता है या उनकी FIR नहीं लिखता है, ऐसे पुलिसकर्मी जब भी लाइट में आते हैं, जब भी उनके ऊपर शिकायतें होती तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाती है। उसका व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में और TV चैनल के माध्यम से किया जाता है ताकि जनता को लगे कि हाँ, जो गलती कर रहा है, खाकी में या पुलिस की वर्दी में जो 1000 में से 1-2 आदमी अगर खराब हैं तो उनको सिस्टम सबक भी सिखा रहा है। तो इससे कुल मिला के विश्वास बढ़ता है जनता का। बिल्कुल सर, इस वक्त यूपी के अंदर एक अवैध शराब भी पुलिस वालों के लिए भी एक सिरदर्द बन गया है, क्योंकि कोरोना है, क्राइम है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर से अवैध शराब है। अलीगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों ने अवैध शराब की वजह से जान गंवाई थी, लेकिन अलीगढ़ के कांड से पहले 5 महीने में 11 जिले ऐसे थे जहां अवैध शराब पीने के कारण 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हरदोई का भी नाम उसमें था। हालांकि अब अलीगढ़ के कांड के बाद पुलिस विभाग, आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, खूब धड़ल्ले से छापेमारी कार्रवाई की गई थी, लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। लोग भी ऐसे जागरूक होकर सामने आए जिन्होंने पुलिस वालों की मदद भी की। तो हरदोई के अंदर अवैध शराब को लेकर इस वक्त क्या हालात है? देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे यदा कदा कच्ची शराब बनने की सूचनाएं आती हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। रही बात जहरीली शराब से मौतों की, तो निश्चित रूप से इसमें तो लगातार कार्रवाई करने की जरूरत होती है। हम लोग कर भी रहे हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक अवैध शराब का बड़ा माफिया था सुभाष पाल, जिसकी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को हमने जब्त करा लिया है। उसकी गैस एजेंसी, उसका पेट्रोल पंप, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगा करके 14(1) के अंतर्गत, उस धारा के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तो ऐसे जो बड़े माफिया हैं जो अवैध शराब का व्यापार करते हैं, नशे के सौदागर हैं और आम लोगों के जीवन से खेलते हैं, उनको केवल पैसों के उसमें रहते हैं, लोगों की जान से उनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और उसके लिए हमारे भारतीय दंड विधान में और आबकारी अधिनियम में तमाम ऐसी गंभीर धाराएं बनी हुई जिसको लगा करके उनमें गैंगस्टर की कार्रवाई हो और उस पे उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, उनके जो उनका आर्थिक तंत्र है उसको नष्ट भ्रष्ट किया जाए। तभी ऐसे अराजक तत्वों का अंकुश लगेगा और वो काम हरदोई में लगातार चल रहा, आगे भी जारी रहेगा। और हम जनता को भी जागरूक करें कि कहीं भी संदिग्ध शराब है उसका सेवन ना करें, ज्यादा शराब न पिए, कोई भी अच्छी से अच्छी भी शराब उसको ज्यादा नहीं पिए, ये जानलेवा हो सकता है। बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से भी पोस्टर बैनर लगवा करके भी, अपने हालचाल दस्ता के भी माध्यम से, हम लोग थानों के माध्यम से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से ये प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं ताकि किसी की देश कीमती जान ना जाए और किसी का परिवार नष्ट होने से बचा रहे। पांडित जी, कोरोना काल के दरमियान जब लॉकडाउन लगा, कोरोना कर्फ्यू लगा, तो कुछ समय के लिए शराब की दुकानें जरूर बंद हुई, लेकिन राजस्व को घाटा हो रहा था और इसे देखते हुए सरकार ने आदेश दिया कि अब दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता। एक समय अवधि लगा दी गई कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके अलीगढ़ का कांड सामने आया। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? खुद जनता, क्योंकि लोग जानते हैं कि अवैध शराब के पीछे कौन है, कहाँ पर इस तरीके के जो धंधे हैं वो फल फूल रहे हैं, या फिर इनके पीछे माफिया कौन है? तो जिम्मेदार खुद लोग हैं या फिर क्या कहें इसे? नहीं, देखिए, अलीगढ़ के बारे में या पूरे प्रदेश के बारे में मैं कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन जिलों में रहा हूँ मैं इतना कह सकता हूँ
कि इस पे लगातार काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे जनमानस के जीवन से, बेशकीमती जीवन से जुड़ा, डायरेक्टली जीवन से कनेक्टेड है। आप शराब पिए, जहरीली शराब पिए तो तुरंत ही जीवन और मरण का प्रश्न रहता है। तो ऐसे पे ये हम नहीं कह सकते कि उसके लिए कोई खास दिन चुने या कोई खास हफ्ता, अभियान लगातार चलते रहना चाहिए इस पे। और जो नामी गिरामी माफिया हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उन पे कठोर कार्रवाइयां, उनको जेल भेजा जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। साथ ही साथ ऐसे लोगों से कनेक्शन में जितने भी शराब के ठेके चल रहे हों, चाहे देसी शराब की दुकानें हो, अंग्रेजी शराब के ठेके हों, चला रहे हों, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं, उन पे कठोर कार्रवाइयां होंगी। एक भय का माहौल जब ऐसे खुराफाती शरारती अराजक तत्वों में होता है तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि गलत तरीके का शराब बनाएंगे और जनता को परोसेंगे। तो ये कार्रवाइयां लगातार चलाने की जरूरत है, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सबको समन्वय से काम करना है। इसमें तमाम ब्लैक शीप्स होती हैं जो पैसे के लिए अपना जमीर बेचने का भी काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित भी किया जा रहा है, तमाम लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, तमाम पे बहुत ही विभागीय कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये कार्रवाइयां जारी रहें और ये प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। घटना होने के बाद तो करना ही होता है, लेकिन प्रोएक्टिवली जो जिले के मुखिया हैं, एसपी हैं, उनको करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं अपने जिले में, फिरोजाबाद में भी कई माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त कराई, यहाँ भी करा रहे हैं हरदोई में। तो लगातार ये कार्य होगा तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। अवैध शराब के साथ साथ सर सट्टा भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जो सट्टा के काला बाजारी लोग हैं, जो सट्टा का काम करते हैं या इसके पीछे जो लोग हैं, उन लोगों पर भी नियंत्रण पाना और ऐसे लोगों की भी धरपकड़ करना। जी हाँ, जी हाँ। जुआ सट्टा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और मैं कहता हूँ कि जुआ सट्टा और शराब, ये तीनों चीजें जो है अपराध की जननी है। जुआ सट्टा में जो भी गरीब आदमी, मजदूर आदमी भी अपना पैसा लगा देता है और पैसा डूब जाता है, और उसमें कई लोगों के नाम पब्लिक में रहते हैं। तो समय रहते उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जगह जेलों में है और उनके सुसंगत धाराओं में उनके भी मुकदमा होता है। ये भी गैंगस्टर एक्ट की परिधि में आता है। इन पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, तो इस तरह के धंधे रुकेंगे। उन पर लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। कई बार पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त रहते हैं, कई बार मीडिया के लोग भी इसमें कनेक्ट रहते हैं, कई बार कुछ सफेद पोस्ट नेता भी इसमें इनको संरक्षण देते हैं, इनसे महीनादारी वसूलते हैं। इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो ऐसे लोगों पे हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हैं या सर्विलांस के माध्यम से या किसी तरह से इन पर निगरानी करते हुए इनको समय रहते सुसंगत धाराओं में बुक करके इनको जेल भेजने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से एक बार मैसेज जब क्लियर हो जाता है कि पुलिस विभाग क्या चाहता है, एसपी क्या चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो जुआ सट्टा कराएं और अवैध रूप से व्यापार करके अन्य लोगों का जिंदगी खराब करें और खुद धन कमाने का चेष्टा करें। ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसको लगातार करने की जरूरत है। बिल्कुल एसपी सर, ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों पर खादी का संरक्षण ज्यादा है, खादी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। शायद यही वजह है कि खुलेआम ऐसे कांड सामने आते हैं और मरती बस वही है, गरीब जनता। देखिए, ऐसा किसी को इनपुट हो सकता है कि किसी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं, जब मुझे कोई ठोस सबूत मिल जाता है, तो चाहे खाकी हो, चाहे खादी हो, चाहे जो भी आप उसको नाम दे दें, अगर उसके खिलाफ सबूत मिल गया है तो वो भारतीय दंड विधान की धाराओं या जो भी स्पेशल एक्ट बने हैं उसके तहत बुक होता है और वो जेल जाता है। उसको उसी तराजू में तौला जाता है जिसमें सभी क्रिमिनल्स को तौला जाता है। तो फिर क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, या गलत काम करने वाला वो गलत काम करने वाला ही है। फिर वो चाहे पुलिस में हो, खाकी में भी हो, तो उससे भी उतनी कार्रवाइयां होती हैं। चाहे किसी अन्य कोई वस्त्र धारण करता हो या उसकी अलग पहचान हो, तो वो मायने नहीं रखता है। क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मैं तो यही करता हूँ, बाकी का मैं आता ही नहीं हूँ किसी और पे कमेंट करने के लिए। कोई वाकया सर जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? जैसे आपने कहा कि जब तक आपके पास सबूत नहीं या फिर आपको पता चल गया, लेकिन सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा कोई वाकया जो आप बताना चाहें? कई जगहों मैं जिन जिन जिलों में रहा हूँ उसमें आप पता करा सकते हैं। मैं अपने आप कोई बात नहीं कहना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसमें। किसी भी सम्मानित आदमी, खाकी या खादी जो भी आप नाम दें, कोई भी सम्मानित है तो बिना सबूत के उस पर हम एलिगेशन लगाएं, उस पर कार्रवाई करें, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि उसने जिस लेवल पे वो पहुंचा है बहुत मेहनत करके पहुंचा होगा, तो बिना सबूत की किसी को बदनाम करना भी किसी पुलिस का काम नहीं है।
लेकिन जब ठोस सबूत आते हैं, वीडियोज आती हैं, ऑडियोज आती हैं, तब तो कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार होता है और वो एक आम आदमी भी कह सकता है कि नहीं ये गलत है और इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो पुलिस को कार्रवाई करने के लिए भी पूरा सपोर्ट रहता है और एविडेंस रहता है, फिर कोई बच नहीं सकता। जैसा कि आप देखते हैं कि तमाम बड़े जनप्रतिनिधि भी सबूतों के आधार पर जेल जाते हैं, जेल गए हैं और तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां भी इधर कई सालों में हुई हैं, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मेरा यही पब्लिक से कहना रहता है कि कार्रवाई करने के लिए ठोस आधार होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। नहीं तो हम किसी का बेइज्जत करने के लिए, किसी को उत्पीड़न करने के लिए हम कोई ऑथराइज नहीं है, पुलिस को ऑथराइजेशन नहीं है, केवल सबूतों के आधार पर उसको कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सर, अब महामारी को लेकर बात कर ले सर। हमने दूसरी लहर से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब कोरोना का स्ट्रेन आया उस वक्त लॉकडाउन हुआ, हालात नियंत्रण में हुए, लेकिन हम बेफिक्र भी हुए। बेफिक्र का नतीजा ये रहा कि दूसरे लहर में संभलने का लोगों को मौका नहीं मिला, दवाई की कालाबाजारी हुई, संसाधनों की कमी थी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अभी तीसरी लहर भी आना बाकी है, WHO ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अभी तीसरी लहर आएगी, बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो तीसरी लहर को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की गई है सब? देखिए, कोई भी लहर आए, पुलिस विभाग फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले तो खुद को 2 डोजेस वैक्सीन के सभी ने लगवा रखे हैं, तो वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मास्क धारण करते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में डबल मास्क धारण करते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, कार्रवाई के दौरान फेस शील्ड लगाते हैं। तो पूरी सावधानियां पुलिस विभाग बरत रहा है। जनता के लिए यही है कि कोई भी लहर आए, लेकिन हमको ये वायरस इन्फेक्ट कर भी सकता है, लेकिन उसके करने के बाद आपका नुकसान होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपके हरकतों पे भी निर्भर करता है। आपने जैसे आपको लक्षण आते हैं और तत्काल आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो आपको आगे ऑक्सीजन सिलेंडर या तमाम दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से 7 दिन के सिंपल मेडिकेशन से आप बच जाते हैं। तो जनता को जागरूक करना हम लोग का प्रमुख लक्ष्य है। वो जनता को कहेंगे भी कि आप जागरूकता लाएं और हॉस्पिटल से डरे नहीं, बल्कि हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। तत्काल जो लक्षण है उसको, अपने लक्षण को समझें और उस लक्षण के आधार पे अपना दवाई चालू कर दें। उसमें हीला वाली लेट लतीफी करेंगे तो अपनी जान के लिए घातक हो जाएगा। अभी जितना भी इधर मौतें हुई हैं, ज्यादातर इसी कारण से हुई हैं कि लापरवाहियां हुई। इन्फेक्शन तो हो गया और इतनी ज्यादा जनसंख्या, इतनी भीड़ भाड़, इतना काम करने के लिए आदमी को निकलना पड़ता है। इन्फेक्शन होना ये पूरी तरह संभव है, लेकिन उससे बचना, फिर आगे उससे स्ट्रगल करना, उसको पार पा लेना, वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। तो हम भी सावधानी रखें और दिन भर का काम करने के बाद रात को भाप ले लें, स्टीम ले लें। स्टीम इनहेलेशन वगैरह काफी ज्यादा फायदा कर रहा है इसमें। और इम्यूनिटी को बनाए रखना है, हमको खाना पीना इस तरह से खाना है कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगा। अंदर से हम मजबूत हैं और भाप वगैरह ले रहे हैं तो ये कभी कोई बीमारी आपको हरा नहीं सकती है। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि तनाव और जो टेंशन है, आपका डर है, वही सबसे बड़ा वायरस है। हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। हिम्मत से काम लें और सावधानी बरतें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल सर, लेकिन सर ऐसे में हमने देखा भी कि जब पूरा देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे थे। दवाई को लेकर कालाबाजारी हुई, इंजेक्शंस को लेकर कालाबाजारी हुई थी, ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी हुई थी और क्राइम भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कैसे पुलिस विभाग ने काम किया उस वक्त और कैसे नियंत्रण किया गया हालातों को? क्योंकि एक समय ऐसा था कि यूपी के अलग अलग जिलों से, हरदोई से भी ऐसी काफ़ी खबरें सुनने के लिए थी कि जो एक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर था, 800 की बदले वो 20,000 का बिक रहा है, 30,000 का बिक रहा है। और एक समय ऐसा भी आया कि हालात काफ़ी अच्छे हो गए। तो कैसे काम किया उस वक्त पुलिस विभाग ने हरदोई के अंदर? जी, तो जैसा मैंने अभी पहले आपसे चर्चा किया था कि चाहे अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, दोनों ही अवसर की उपज होते हैं। ऐसे तमाम शरारती तत्व, लालची तत्व भी समाज में हैं, जो मौका मिलते ही चाहते हैं कि इससे लाभ कमा लिया जाए, अवसर का लाभ उठा लिया जाए। उनका जमीर इतना गिर जाता है, उनकी मानवता इतनी खत्म हो जाती है कि ऐसे आपदा में भी वो कमाने का, अनुचित लाभ कमाने का अवसर ढूंढ लेते हैं। ये कानूनन जुर्म है और आपको ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिलों में जहाँ पे क्रेडिबल एविडेंस मिला है उस पर खूब कार्रवाइयां हुई हैं, लोग जेल भेजे गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हुए हैं। हरदोई में ऐसी कोई बात नहीं आई, ऐसी कोई सूचना नहीं आई, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन बहुत सारे जिलों में आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया है सारी चीजों को,
जहाँ जहाँ भी कालाबाजारी हुई है या लोगों को उत्पीड़न किया गया है या इस तरह के अवैध रूप से भंडारण कर लिए गए पहले से ही, उन सभी पे कार्रवाइयाँ हुई हैं और उन जेलों में बंधन पे काफी कार्रवाइयाँ होंगी। मैं कह रहा हूँ कि इस पे लगातार इंटेलिजेंस डेवलप करने की जरूरत है, सूचनाओं को समेकित रूप से संकलित करने की जरूरत है। कहीं भी मौका मिलेगा तो इस तरह के शरारती तत्व उभर के आ जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, तो इससे हमको लगाम लगाने के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत के लिए और अपना कीमती समय लोकमंच न्यूज़ में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एसपी हरदोई अजय कुमार पांडे। तो आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, हालांकि स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऐसे में दिन रात हर समय पुलिस लोगों की सुरक्षा में तैनात रहती है। कोरोना काल में पुलिस विभाग के लोग उस पहली पंक्ति में थे जिन्होंने कोरोना जैसे स्थिति में दिन रात मेहनत करके कोरोना को नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।